बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज आपने मुलाहिज़ा फरमाया है तो यकीनन आप इस बात से समझ ही चुके होंगे कि आज के प्रोग्राम में हम एक मरतबा फिर बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल बदल रही है तेज़ी से, इस पर, और जो हालात हैं इस वक्त मारूजी उस पर भी। लबनान की जानिब से आज एक बड़ा ड्रोन हमला जो है वो नेतन्याहू की रिहाइशगाह के करीब किया गया। बताया ये जाता है, सोर्सेज ये कहती हैं कि 2 ड्रोन जो हैं उनको डिटेक्ट शायद कर लिया गया, लेकिन एक ड्रोन जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि हम सब जानते हैं कि इसराइल जो है वो फुली इक्विप्ड भी है, उसकी टेक्नोलॉजी भी पूरी दुनिया में मानी जाती है। लेकिन इस सब से पहले अगर मैं बात करूं तो जो हमास की क़यादत इस्माइल हानिया, फवाद शगर, उसके बाद जो याह्या सिनवार साहब की शहादत है, इसने एक मरतबा फिर पूरी सूरत हाल को तब्दील किया है। हमें बहुत बेहतर तरीके से याद है कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह जो हैं, जब उनकी शहादत हुई तो उसके बाद भी कवी इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे कि एक मरतबा फिर पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। और हमने देखा भी कि ये हुआ भी, क्योंकि ईरान की जानिब से जो मिसाइल्स फायर किए गए उसके बाद इजराइल ने ये ठान ली, यानी नेतन्याहू ने ये कहा कि ईरान को तो हम बदला देंगे ही। लेकिन जब ईरान की मैं बात कर रही हूँ तो मुझे याद पड़ता है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है अब्बास इराक़ची, उन्होंने ये कहा, जिसका मतलब मैं आज इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको ज़्यादा वक्त दूंगी, लेकिन उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही कि अगर कोई ये समझ रहा है, मैं कोट एंड कोट वो बताना चाहूँगी, उन्होंने कहा जो कोई भी ये जानता है और समझता है कि इसराइल ईरान पर कैसे और कब हमला करेगा और इस तरह की हिमाकत के लिए ज़राए और हिमायत फराम कर रहा है, तो उसूली बात यह है कि वो किसी भी मुमकिन जानी नुकसान का जिम्मेदार ठहरेगा। ये अगर मैं जो इस चीज़ को बात समझ रही हूँ या दीगर और जराइद में जो मैंने पढ़ा उसमें ये कहा गया कि ये अमेरिका के लिए भी मैसेज था। जब याह्या सिनवार साहब की शहादत होती है और जिस तरह से हुई है वो आप सब ने मेरा ख्याल है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, उसकी फुटेज भी चल रही है। इस शहादत के बाद अमेरिका की जानिब से भी एक बहुत ही वसूख के साथ एक बयान दिया गया कि शायद 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था उसके बाद याह्या सिनवार साहब की जानिब से किसी भी तरह की जो पेशकदमी थी 7 अक्टूबर से पहले की, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। नेतन्याहू ने तो ये कहा कि ये जंग अभी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हमास को हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देते। लेकिन अमेरिका की जानिब से कमला हैरिस, हमें पता है कि वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हो रहे हैं, उन्होंने भी इंडोर्समेंट दी, फिर बाकी सारी जगहों से। लेकिन आज मैं रशिया के सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका भी एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो उसमें भी उन्होंने फायरबंदी की बात की कि अब हालात शायद उस तरह से नहीं है। लेकिन हमें यह भी पता है कि यूक्रेन की जंग जो जारी है वो भी एक तरह से क्वेश्चनेबल है फॉर रशिया एज वेल। लेकिन बहरहाल आज इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने मुझे वक्त दिया है, ज्वाइन कर रहे हैं सैयद काशिफ अली, सीनियर हैं, बहुत ही डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव रखते हैं इस पूरी मिडल ईस्ट की जो हालात हैं इसके ऊपर। नासिर अब्बास शिराजी माहिर मशरिक़ वस्ता के उमूर हैं और उनसे भी आज हम ज़रा पूछेंगे कि अब वो सूरत हाल को आगे जाता हुआ कैसे देख रहे हैं। जमात इस्लामी के इंतहाई सरकर्दा रहनुमा हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि वो जो इस तरह से काम कर रहे हैं, जो उनके सामने हालात आ रहे हैं, उनसे भी ज़रा अपडेट्स लेंगे। डॉक्टर साबिर अबू मरियम भी हमें ज्वाइन करेंगे, सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान। बट राइटली सबसे पहले बात करेंगे सैयद काशिफ अली से। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो काशिफ साहब जानना शायद ये ज़रूरी और अहम है कि याह्या सिनवार की शहादत के बाद और इससे पहले भी हमने जैसे बात कर रखी है कि इस्माइल हानिया, फिर फवाद शगर और एक पूरी फहरिस्त है, लेकिन याह्या सिनवार के शहादत के बाद ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि ख़ुद इजराइल ने भी एक सुख का सांस लिया है। शायद उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो इसको देख रहे हैं। काशिफ साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सना, जिस तरह से इसराइल याह्या सिनवार की शहादत को जिस तरह से वो फ्रेमिंग कर रहे हैं, उनका मीडिया भी और ख़ुद नेतन्याहू हुकूमत भी, इसराइली हुकूमत भी और अमेरिका, वो ये तासुर देना चाहते हैं अपनी आवाम को कि उन्होंने याह्या सिनवार को शहीद करके जो उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था मिलिटरीली, वो उस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है। तो एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट का वो मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन याह्या सिनवार जो है वो मसले का हल नहीं है उनकी शहादत, क्योंकि अगर तारीख में हम देखें तो
इससे पहले भी फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस के बहुत से कमांडर्स को शहीद किया गया। खुद जो इस मूवमेंट के बानी थे शेख यासीन, उन्हें 2004 में शहीद किया गया। उसके बाद उसके चंद दिनों बाद जो है वो रंतीसी साहब जो जिन्होंने उन्हें उसके बाद आए थे, कमांड किया था जी, उनको शहीद कर दिया गया जी, कमांड किया था। तो मज़ाहमत की तारीख ये बताती है कि शख्सियात के जाने से गो के थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। बहरहाल पर्सनैलिटीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, उनका रोल होता है, उनका एक कैरिज्मा भी होता है, उनके अपनी पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन ये जो मुज़ाहमती तंजीमें हैं, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, ये पर्सनैलिटीज़ के जो है अराउंड बिल्ड नहीं की गई हैं। ये एक तो डिसेंट्रलाइज होती है क्योंकि ये रेगुलर आर्मीज नहीं है, दे आर बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स और दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, जिसमें इनको इन सिनारियोस के लिए पहले ही ट्रेन कर दिया जाता है कि इन केस ऑफ लूजिंग देयर कॉन्टैक्ट फ्रॉम देयर सेंटर हाउ दे गोना रिएक्ट। और इस वक्त आप देख रहे हैं, मतलब आपके सामने है हिजबुल्लाह को किस तरह से उसकी जो टॉप मिलिट्री कमांड है उसको इजराइल ने विद इन वीक उसको डेसिमेट कर दिया। फिर उसकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी सईद हसन नसरुल्लाह के शक्ल में उसे शहीद कर दिया गया। लेकिन आपने देखा विद इन 1 वीक हिजबुल्लाह जो है वो रीगैदर हो गए। जी रीग्रुप हुआ, उन्होंने रीइमर्ज किया अपने आप को। उसकी वजह ये कि उनका जो कमांड एंड कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज नहीं है। द सेम इज द केस विद हमास का कि बेशक याह्या सिनवार का एक बहुत बड़ा रोल था, लेकिन याह्या सिनवार के जाने के बावजूद भी इजराइल का प्रॉब्लम जो है वो कभी भी हल नहीं होगा, क्योंकि याह्या सिनवार भी मसला नहीं है और मसला 7 अक्टूबर भी नहीं है, मसला है इलीगल ऑक्यूपेशन। तो जब तक इजराइल का इलीगल ऑक्यूपेशन रहेगा मसला बरकरार रहेगा और मुज़ाहमत भी जारी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। नासिर शिराजी साहब, थैंक यू। नासिर अब्बास शिराजी ने भी ज्वाइन कर लिया, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। नासिर साहब, मैं आपको सुनती रहती हूँ और ज़ाहिर है आपकी भी एक काफ़ी गिरफ्त है इस सारे मामले पर। याह्या सिनवार की शहादत और इससे पहले मैं रीसेंट शहादतों की बात कर रही हूँ, जिसमें इस्माइल हानिया, फवाद शगर और फिर लबनान में जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे सैयद हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत से ऐसा लग रहा था कि ये सब जो है अब इससे आगे नहीं चलेगा। लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने हर शहादत के बाद ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि ये उसी तरह से जंग जारी रहेगी, बल्कि इसकी कोऑर्डिनेशन और इसकी शायद अफादियत और बढ़ती जाए। क्या आप समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस बरकरार रख सकेगी, चाहे हम हमास की बात करें, चाहे हम हिजबुल्लाह की बात करें? नासिर साहब जी शुक्रिया, ये इम्पोर्टेंट आपने तवज्जो दिलाई है। देखिए मुझे ये बताएं कि सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद बज़ाहिर ये समझा जा रहा था कि इस वक्त हिजबुल्लाह की पोजीशन में नहीं होगी, उनकी टॉप लीडरशिप शहीद हो गई है और उनके कमांडर्स की एक बड़ी तादाद शहीद हो गई। लेकिन आपने ये देखा कि उसके बाद आज 21 दिन हो गए इसराइल को ग्राउंड इनकर्जन किए हुए, और 21 दिन के ग्राउंड इनकर्जन में इसराइल ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया है कि उसके 55 कैजुअलिटीज हैं और तकरीबन 600 अफराद जो है वो जख्मी हैं। उनके वज़ीर-ए-आज़म का घर आज अटैक हुआ है, उनके गोलानी ब्रिगेड जो उनका आप समझे कि जो एलीट उनकी कमांड फोर्स है गोरिल्ला वारफेयर में, और जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने लबनान में पेनिट्रेट करना लगाई थी, उसका हेडक्वार्टर हिट हुआ है। उसमें 110 कैजुअलिटीज इन सिंगल डे हुई हैं और रोजाना की बुनियाद पे आज अभी आपसे बात करने से पहले मैंने चेक किया है तो तकरीबन 200 रॉकेट जो है वो इसराइल के अंदर अटैक हो चुके थे, जिनमें से 90% जो है वो डायरेक्ट हिट किया है उन्होंने, और इसराइल का डिफेंस सिस्टम उनको रोकने में नाकाम रहा है। तो क्या इससे बड़ा कोई और एविडेंस चाहिए कि इसका मतलब है उनकी हवाई जो उनकी एयरफोर्स है, उनकी एयरफोर्स ये एसिमेट्रिकल वारफेयर है, ये रेगुलर फौज नहीं है। लिहाजा उनकी जो फजाइया है जो ड्रोन के ऊपर मुश्तमिल है वो अपना जबरदस्त रोल प्ले कर दिया है। उनकी कोऑर्डिनेशन का लेवल आप देखें कितना जबरदस्त है। उन्होंने 2 दिन पहले ये ऐलान किया है कि अब हम नए फेज के अंदर दाखिल हो रहे हैं और ज्यादा एडवांस और ज्यादा प्रिसाइज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। और आपने देखा कि इसराइल के अंदर कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी हो रहा है। तो ये एक इंडिकेटर है जो 21 दिन के ऊपर मुश्तमिल है। इसराइल की जो मैस इस वक्त है 70,000 फोर्स इस वक्त डिप्लॉयड है लेबनान बॉर्डर के ऊपर, लेकिन अभी तक वो पेनिट्रेट नहीं कर सकी है डिस्पाइट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने, सिविलियन कैजुअलिटीज करने और लीडरशिप को शहीद करने। लिहाजा वाजे है कि इसराइल अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहा, और ये भी वाजे है कि जो इनकी कैपेबिलिटीज और इनकी कैपेसिटीज हैं ना सिर्फ ये कि इंटैक्ट हैं बल्कि एनहांस्ड हैं और वो इनिशियल शॉक से संभल चुके हैं। लेकिन दूसरा अगर आप बात करें पैलेस्टाइन की, चूंकि
जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ। प्लीज आसिफ साहब कंटिन्यू कीजिए। अगर आप पैलेस्टाइन की बात करें तो फलस्तीन में थोड़ा सा मुश्किल ये है कि वो 2005 से अब तक इफेक्टिव सीज में है। उनके गिजा, खुराक, दवा और उनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ रब्ता नहीं है। और यूनाइटेड नेशन ने उनको पहले इनिशियली कहा था कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर जेल है, और अभी कहा कि नहीं, ये जेल से भी बढ़कर है, यानी इस वक्त उसको वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर जो है ग्रेव यार्ड कहा गया है। उनका कनेक्शन नहीं है बाहर की दुनिया के साथ, वो टोटल डिपेंडेंट है अपने ऊपर। तो आपके इल्म में होगा कि उनके ऊपर एक पाबंदी थी डुअल यूजेज। अब पाकिस्तान के लिए डुअल यूजेज की चीजें वो हैं कि अगर आप फर्ज करें कि हवाई जहाज से कुछ पुर्जे मंगाए तो वो कहते हैं नहीं, ये डिफेंस में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लिहाजा आपको ये मंगवाने की इजाजत नहीं है। फलस्तीनियों के लिए डुअल यूजेज के लिए दवाइयाँ, सीमेंट, सरिया, अब इस हद तक जो मलबे की सिचुएशन वहां पे बनी है, वो कभी बाहर से चीजें नहीं मंगवा सकते। वो इंडिजिनस उनका हथियार है। वो न सिर्फ एक हथियार तैयार भी कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है, मैंने इंटरव्यू सुने हैं यहिया सिनवार की शहादत के बाद। जी मैंने भी देखे वो इंटरव्यूज, बिल्कुल इंटरनेट पे हैं। आप इंटरव्यू देखिए, क्या कोई एक इंटरव्यू ऐसा था जिसमें औरतें ये कह रही हो कि इस्लाम के अंदर हिजरत है, हमें हिजरत करनी चाहिए, या जिसमें वो खानदान जिनके अक्सरियत लोग शहीद हो गए हैं वो ये कह रहे हो कि इस्लाम के अंदर जो है वो ऐसे जबर के आलम में तकिया भी है और हमें अभी जो है वो अपनी जान बचाने की एफर्ट करनी चाहिए। अच्छी बात कह रहे हैं नासिर साहब, अच्छा कमेंट है। आई थिंक ये तो बहुत ही क्लियर स्टांस है, पैलेस्टाइन के अंदर भी है। फिर आपने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई, मैं शायद इसी तरफ बात भी करना चाह रही थी कि जो फलस्तीन की सूरत हाल है, जो गाजा है, वहाँ तो मतलब देख के ही झुरझुरी तारी हो जाती है कि वहाँ जिंदगी कैसे बाकी है, वहाँ पे लोग जिंदा कैसे हैं। क्योंकि काशिफ साहब जिस तरफ नुक्ता नासिर शिराजी का है कि हम वहाँ पर ज़ाहिर कोई इमदाद, किसी तरह का कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना। पहले तो आप उसको जेल कह रहे थे, अब तो वो कब्रिस्तान है। वहाँ कुछ लोग हैं जो जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो जद्दोजहद है, उनकी जो बहादुरी है, वो बहरहाल बाइसे सलाम है। लेकिन इस सब में अब सिचुएशन कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। लोगों का क्वेश्चन ये है कि लबनान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया, ईरान उसकी सपोर्ट में है। ईरान कह रहा है कि आज आप हम पर हमला करें इजराइल, तो फिर उसका जवाब देखिएगा क्या होता है। ये क्लियर स्टांस है ईरान का भी, लबनान का भी। अब हम जिस जगह पे खड़े हैं, आप समझते हैं कि इस सब से जो नेतन्याहू का गुज़िश्ता रोज़ का बयान था, वो कहते हैं कि कल हमास जो है वो सरेंडर करे और जंगबंदी भी हो जाएगी और मामला ख़त्म हो जाएंगे। क्या आपकी कैलकुलेशन में ये चीज़ आ रही है कि ये मज़ीद ज़्यादा ताकत पकड़ेगी ये जंग, या किसी एक पॉइंट पर आप समझते हैं कि अमेरिका डायरेक्टली इंटरवीन करते हुए इस पर सीज फायर की तरफ ले जाएगा नेतन्याहू को आफ्टर द याह्या सिनवार शहादत स्पेशली? देखिए, नेतन्याहू ने याह्या सिनवार की शहादत पर जो बयान दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हमने याह्या सिनवार को शहीद किया, लेकिन इसराइल का जो विजन है वो जारी रहेगा। इससे ये पता चलता है कि जो इसराइली हुकूमत है उसके अहदाफ जो हैं वो इससे कहीं ज्यादा हैं। और 7 अक्टूबर दरअसल एक बहाना है और उसका हदफ जो है सिर्फ हमास को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, बल्कि इस गजा की पट्टी को मुकम्मल तौर पर हड़प करना है। और आपको मैं सना ये बताता चलूं कि इस वक्त इसराइल के अंदर जो एक्सट्रीम राइट की पार्टीज हैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं बिन गवीर, या इसी तरह जो वहां पर स्मोट्रिच हैं जो कि इस वक्त वजीर खजाना है, और इस तरह लिकूद पार्टी जो खुद नेतन्याहू की पार्टी है, वो इस वक्त इसराइल के अंदर लॉबिंग कर रही है। किस चीज पर? कि हमने गजा के अंदर अब जो ज्यूइश सेटलमेंट्स हैं, यहूदी बस्तियां, वो किस तरह से हमने वहां पर बनानी है, और इसके लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं। वहां पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहां पर लोगों की ज़हनसाजी की जा रही है। तो इट मींस कि जो ऑब्जेक्टिव है नेतन्याहू हुकूमत का वो सिर्फ हमास को डेसिमेट करना नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। अगर ये हदफ होता तो फिर जो गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना ना बनाया जाता। अगर ये हदफ होता तो फिर अवाम, निहत्ते अवाम को निशाना ना बनाया जाता, औरतों और बच्चों का कत्लेआम ना किया जाता, जोबालिया का जो रेफ्यूजी कैंप है वहां पर क्लस्टर बमों से हमला ना किया जाता। तो इट मींस के जो नेतन्याहू के और उसके पीछे जो अमेरिका के अहदाफ हैं वो दरअसल गजा की पट्टी से ये जो 20 लाख फलस्तीनी है इनको निकाल बाहर करना है, और जबरी तौर पर इनको ऐसे हालात वहां पर पैदा करने कि वो यहां से निकल जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि
जंग जो है वो किसी सीज फायर की तरफ बढ़ी जा रही है, क्योंकि हमास के पास मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और नेतन्याहू जो है, काशिफ साहब, अगर ये जंग जाहिर है सीज फायर की तरफ नहीं जा रही, तो फिर नासिर शिराजी साहब से आकर ब्रेक से बात पूछेंगे कि जो एक कहते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि एक हमला एक जानिब से होता है, हमला दूसरे हमले के लिए इंतजार होता है कि कब होगा। ईरान को जो धमकी है कि उसकी जो जौहरी तंसीबात है शायद वो निशाना ना बने, लेकिन बराह रास्त इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि याद रखना चाहिए कि 200 मिसाइल्स दागने के बाद एक भारी नुकसान बहरहाल इजराइल का हुआ भी था। वहां से लोगों ने ज़ाहिर नकल मकानी भी की है, और आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक अलार्मिंग हैं। तो इस सब सिचुएशन के अंदर जो हम बाकी ममालिक का रोल है उस पर भी बात करना चाहेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और नासिर अब्बास शिराजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद काशिफ अली मौजूद हैं, लेटरली ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, उनसे भी बात होगी। नासिर साहब, सवाल शायद ये बहुत अहमियत का हामिल है कि जब हम ईरान का स्टांस देखते हैं और फिर ज़ाहिर जो इस वक्त हालात रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील हो रहे हैं, आप समझते हैं कि ये इन हालात में मज़ीद स्ट्रॉन्ग होने की, यानी कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक बशमूल, अभी हमने SCO की कॉन्फ्रेंस भी देखी है अपने मुल्क में, आप समझते हैं कि वो मौक़िफ़ जो है, मैं उम्मत मुस्लिमा लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि उम्मत मुस्लिमा का वो मौक़िफ़ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा, शायद उसको उस तरह से इंगेजमेंट नहीं मिल रही है, शायद इसलिए जो है इस्तेमार जो है उसके लिए बहुत आसान होता जा रहा है ये सारे अहदाफ हासिल करना? देखिए, आपने ये बात इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि इसमें 3 एक्टर्स हैं। एक इसमें कलेक्टिव वेस्ट है, एक इसमें इस्लामिक वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, और एक इसके अंदर वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिनकी जिम्मेदारी है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, ICG है। अगर हम ये देखें कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसको हम कलेक्टिव वेस्ट कहते हैं, वो तो अनकवर हो गया है, वो तो वाजे हो गया है कि वो बज़ाहिर अपने आप को नॉर्मेटिव पावर कहते हैं, जिसके अंदर विमेन राइट, ह्यूमन राइट, बच्चों के राइट और इन चीजों को एडवोकेसी है। लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर वो मिलिट्री, पॉलिटिकल और इसके अलावा डिप्लोमेटिक सपोर्ट न करें और इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस न प्रोवाइड करें इसराइल को, तो इसराइल अपना ये जेनोसाइड जारी नहीं रख सकता। और ये भी बड़ा वाजे हो गया कि वो इंस्टीट्यूशन जो है, जैसा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या फर्ज कर यूनाइटेड नेशन है, क्योंकि वो वेस्ट के लिए एक टूल का काम करते हैं उनके पॉलिटिकल ऑपरेटर्स के लिए, तो वो भी कोई आज़ाद इस वक्त राय दे के इसराइल को प्रेशराइज करने की पोजीशन में नहीं है, आल दो उनकी तरफ से बहुत सारी रेजोल्यूशन है। तो सारी जिम्मेदारी तो इस्लामिक वर्ल्ड की थी, क्योंकि ये उम्मत मुस्लिमा के साथ मरबूत मसला भी है और एक जेनोसाइड भी हो रहा है, और इसके साथ साथ ये मस्जिद अक्सा और फलस्तीन की आज़ादी का मसला भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस आई थिंक ऑडियो में डिस्टॉर्शन आई है। काशिफ साहब, जो बात नासिर साहब ने अभी कही है कि ज़ाहिर एक्टिव एफर्ट जब हमें वेस्टर्न की तरफ से दिखाई दे रही है, तो फिर ज़ाहिर जो आपके मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जानिब से भी उसी चीज़ों का मुजाहरा होना चाहिए था। क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर खुलकर तायीद नहीं हो रही? चले, अगर आप उनकी हिमायत नहीं कर सकते, या तो फिर आप बता दें कि आप उनकी हिमायत में नहीं हैं, आप अलहदा कर लें उसको अपने आप से, लेकिन ना आप हिमायत में मौक़िफ़ दे रहे हैं, ना आप उसकी मुखालफत में मौक़िफ़ दे रहे हैं। क्या ये दो तरफा पॉलिसी क्या है ये? देखें, ये उम्मत मुस्लिमा का आपने वर्ड यूज़ किया है, बिल्कुल बज़ाहिर तो एक ही उम्मत है, लेकिन इस उम्मत का के जो हुक्मरान हैं मुख्तलिफ ममालिक में, इनका रुख जो है वो मुख्तलिफ तरफ है, ये कभी भी एक नुक्ते पे नहीं है। और इसलिए ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है वहाँ पर गज़ा के मज़लूमीन की नस्ल कुशी जारी है, लबनान में औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन हमारी तरफ से जो 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ से सिवाय ज़ुबानी जबर ख़त के अलावा कुछ भी नहीं है। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। मसलन अगर आप खुद मिडिल ईस्ट के अंदर देखें तो वहाँ पर जो हुक्मरान हैं वो उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं अमेरिका और इसराइल के साथ, बल्कि बाज़ लोग उन्हें अमेरिका और इसराइल के पपेट रिजीम्स कहते हैं। तो हाउ कैन दे कंडेम इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज देयर इंटरेस्ट जो है वो उन पे डिपेंड करते हैं। सेकेंडली, यूएस की मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड
एमिरेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कतर, तो इन तमाम बहरीन, आप इन तमाम ममालिक में देखिए, वहां पर यूएस की मिलिट्री बेसेस हैं, वो कैसे कंडेम कर सकते हैं? वो कंडेम नहीं कर सकते। फिर बाकी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके अपनी कंपल्शंस हैं, उनकी इकोनॉमी इतनी कमजोर है कि वो उस वजह से वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। तो हमारे जो इन इस्लामी ममालिक, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा था आज सोशल मीडिया पर, और ज़ाहिर आप मुख्तलिफ और जराइद भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे ये सवाल उठा कि आज अगर नेतन्याहू के जिस एरिया के अंदर जिस घर को टारगेट किया गया है लबनान की जानिब से, इन फ्यूचर कुछ स्पेकुलेशंस भी होती है ना और कुछ प्रोपेगेंडा भी होता है, लेकिन एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अगर नेतन्याहू टारगेट होता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि ज़ाहिर जो मेन लीडरशिप है, जो कमांड्स हैं, अगर वो टारगेट हो रहे हैं तो वो अचीवमेंट तस्वर की जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे थे, सॉरी ओके काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमें सेनेटर मुश्ताक साहब ने ज्वाइन कर लिया, ज़रा मैं उनसे तफसीलात ले लूँ। सेनेटर मुश्ताक अहमद, रहनुमा जमात इस्लामी के और बानी हैं सेव गज़ा कैंपेन के। सेनेटर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुश्ताक साहब, सवाल तो ज़ाहिर बुनियादी ये है कि याह्या सिनवार की शहादत ने एक मरतबा फिर तशवीश की लहर कॉरिडोर्स में फैलाई, जो ये समझते हैं कि शायद ये जंग जो है ये एक सरेंडर पर ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो हमास करे या फिर हिजबुल्लाह करे। आप ग्राउंड पर हैं, मुझे ज़रा ये तो बताइए कि मौसम ने क्या तब्दीली ली है और गाज़ा में इस वक्त आप किस तरह के हालात देख रहे हैं, और फिर जो हम सपोर्ट की बात करते हैं, यानी इमदादी सामान की तरसील की जो बात करते हैं, वहाँ पर उसकी क्या हालात हैं? सेंटर साहब, बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि देखें, याह्या सिनवार ने तो कुर्बानी की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है, और उनका जो गर्द से अटा हुआ चेहरा और खुदानूद वजूद था, वो चीख चीख कर और पुकार कर आलम इस्लाम के हुक्मरानों को और जरनेलों को ये दावत दे रहा है कि अगर आप अक्सा को रेड लाइन समझते हैं तो अपने रेड लाइन के लिए कुर्बानी दो, अपने रेड लाइन के लिए आगे बढ़ो। ये कैसी रेड लाइन है कि गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे से वहाँ पे एक जेनोसाइड जारी है और तुम लोग हरकत ही नहीं कर रहे हैं, बड़ी मुजरिमाना खामोशी के साथ उसका बहुत तमाशा कर रहे हो। तो एक चीज़ तो है। दूसरी बात ये है कि देखें, लीडरशिप की शहादत से ये रेजिस्टेंस या मुज़ाहिमत अगर ख़त्म होती तो ये बहुत पहले ख़त्म हो चुकी होती। मसला आप देख रहे हैं, पहला बंदा जो था इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम, वो शहीद हो गया, उसके बाद और ताकतवर हो गए। उसके बाद आप देखें शेख यासीन, वो शहीद हो गया, उसके बाद और ताकतवर हो गया। उसके बाद अब्दुल अजीज रंतीसी, वो शहीद हो गया, उसके बाद और ताकतवर हो गया। उसके बाद आप देखें इस्माइल हानिया, वो शहीद हो गया और ताकतवर हो गया। उसके बाद आप देखें याह्या सिनवार। इसी तरह हिजबुल्लाह को आप देख लें, अब्बास मुसवी को 1992 में अपने खानदान समेत, बच्चों समेत शहीद कर दिया गया और उन्होंने कहा कि अब एलिमिनेट कर लिया हमने और रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो हसन नसरुल्लाह की सूरत में इतनी बड़ी ताकत बन गया आज के वो नेतन्याहू के घर के ऊपर भी वो ड्रोन अटैक्स जो हैं वो हो रहे हैं। तो ये भूलपन है और ये नामुमकिन है कि लीडरशिप से तहरीकों को और मुजाहिमत को ख़त्म किया जाए, बल्कि हमें तारीख तो ये बताती है कि शहादतों से और लीडरशिप की शहादत से वो रेजिस्टेंस और ताकतवर हो गई है। हाँ। मैं समझता हूँ कि इसराइल कभी भी हमास को, अहलियान गज़ा को सरेंडर पर आमादा नहीं कर सकता। अच्छा। उनके पास लूज करने के लिए क्या बचा है? नथिंग। उनके पास जीत ही जीत का ऑप्शन है। वो आपने लेकिन सेंटर साहब, ये तो बड़ी कन्विंसिंग बात है ना, मुक़द्दर कलामी की मुआफ़ी के साथ। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, यही बात अभी काशिफ साहब और नासिर अब्बास शिराजी साहब भी यही कह रहे थे, और ये बहुत कन्विंसिंग है और बहुत रिसीविंग है। लेकिन सवाल ये है कि जो रेजिस्टेंस है, अब अगर मैं गाज़ा की बात करूँ, मैं फ़लस्तीन की बात करूँ, तो वहाँ तो कोई रिसोर्सेज ही नहीं है ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, हर चीज़ मलियामेट हो गई है। लबनान के पास वो स्ट्रैटेजी, वो प्लानिंग, चले ठीक है, आज भी हमने देखा ड्रोन का अटैक हुआ। मैं अभी काशिफ साहब से यही सवाल पूछने वाली थी कि नेतन्याहू के घर को टारगेट करके इसका सिंबॉलिकली तो कोई मकसद नहीं है ना, इसका मकसद यह है कि वो नेतन्याहू को टारगेट कर रही है। क्या आप समझते हैं कि ईरान इतना सफिशिएंट है, या आप समझते हैं कि लबनान के पास वो स्ट्रैटेजी है, या जमीनी तौर पर हमास इतनी अपनी स्ट्रेंथ रखता है कि वो कहीं ना कहीं लबनान को सपोर्ट करेगा, और नेतन्याहू के बारे में जो ज़ाहिर एक इमेज है कि उनको या उनके लोगों को टारगेट करना है, तो क्या वो अचीवेबल लगता है आपको सेनेटर साहब?
देखें, इसराइल ने तूफान अल-अक्सा के बाद जब ऑपरेशन शुरू किया था तो उसने 2 टारगेट्स बताए थे। एक ये हमास को एलिमिनेट करना और दूसरा ये कि अपने कैप्टिव्स जो हैं, अपने कैदी जो हैं, उनको छुड़ाना। ना हमास एलिमिनेट हुआ है 1 साल में, उसी तरह मौजूद है, भरपूर रेजिस्टेंस दे रहा है और ना वो अपने कैदियों को अभी तक छुड़ा सके हैं। हाँ। तो फिर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत वाज़ेह और खुली शिकस्त इसराइल को हो चुकी है। गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसा हमें यही बता रहा है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि देखें, आप जब जंग का दायरा फैल गया गज़ा से लबनान की तरफ, तो आप देखें इसराइल के नुकसानात के अंदर इजाफा हुआ। पहली मर्तबा हमने देखा कि कल 7-8 इसराइली फौजियों को उन्होंने जिंदा गिरफ्तार कर दिया है। गोया जो कैदियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने पहले गज़ा और फिर उसके बाद लबनान के ऊपर एक इन्वेजन कर ली, उस कैदियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसराइल कभी भी न शिकस्त दे सकता है हमास और हिजबुल्लाह को, न उनको सरेंडर पर आमादा कर सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आलमी बिरादरी बिलखसूस OIC आगे बढ़े और इसराइल की इस दरिंदगी को रोके। वो जो सेंटर साहब माजरत के साथ देखें, ये लफाजी के तौर पर तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना सेंटर साहब, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब इस पर बात तो दरकना, ये तो हमारे यहाँ डिबेट ही नहीं है। अभी आप में बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता है ना 7:30 बजे इजलास होगा कि 8:30 बजे होगा कि 9:30 बजे होगा, तरमीम नंबर 1 होगी कि 26 होगी, कौन मानेगा कौन रूठेगा। आपके मुल्क में तो ये हालात है। बाकी दुनिया के भी अपने डोमेस्टिक इशूज इतने हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि किसी और के घर में आग लगी हुई है, वो बढ़ रहे हैं, वो जल रहे हैं, उससे कोई ताल्लुक नहीं, अपने आप को लाताल्लुक रखा हुआ है सबने। नहीं, देखें, अगर अपने आप को लाताल्लुक रखेंगे खुसूसन आलम इस्लाम, तो ये आग इन तक फैलेगी। ये आग आप देखें, गज़ा से वो आ गए लबनान में, शाम में, यमन में, ईरान के हवाले से उन्होंने कहा है कि हमने फैसला कर लिया है, हमने टारगेट सिलेक्ट कर लिए हैं, हम आइंदा 1 हफ्ते के अंदर किसी वक्त भी उन टारगेट्स को हिट करेंगे। तो ये अगर आलमी इस्लाम OIC, जिसकी वजूद इसलिए अमल में लाई गई थी कि वो अक्सा को आज़ादी देगा, फ़लस्तीन को आज़ादी देगा, और जिसके चार्टर में लिखा हुआ है कि इसका हेडक्वार्टर बैतुल मुक़द्दस में होगा, अल-कुद्स शरीफ में होगा, वो अगर नहीं करेगी तो ये आप उन तक फैलेगी। बिल्कुल ठीक है सेंटर साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर बार बार तकरार से यही बात होती है। एक ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे, वक्त बहुत मुख्तसर रह गया है। डॉक्टर साबिर अबू मरियम, सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर आप भी जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है वो मॉनिटर भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, और हम तक बहुत सारी चीज़ें जो है रियलिटी बेस वो आपके ज़रिए भी पहुँच रही होती हैं। अब आज की जो ये बड़ी खबर है कि नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ, लेकिन वो खुद वहाँ मौजूद नहीं थे, उनकी वाइफ भी नहीं थी। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा टारगेट, बड़ा टारगेट हमास और लबनान मुश्तरका तौर पर, ज़ाहिर जो वहाँ पे हिजबुल्लाह के लोग हैं, वो कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू कोई बड़ा टारगेट अचीव करेंगे इन टर्म्स ऑफ इजराइल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हिजबुल्लाह ने जो सुबह ये कार्रवाई की थी, मकामी वक्त 10:30 बजे के करीब हैफा के अंदर जो इनकी रिहाइश गाह है, जो कि बहुत ही सीक्रेट है और जिसकी बड़ी सिक्योरिटी होती है, बहुत ज्यादा सख्त सिक्योरिटी के अंदर है, उस पर एक कामयाब ड्रोन का अटैक होना, ये बहुत बड़ी एक जो है वो मुदामती तंजीमों की कामयाबी है। कि ना सिर्फ ये नहीं कि नेतन्याहू हलाक हुआ है या नहीं हुआ है, बल्कि सवाल यह है कि उनका ड्रोन वहां तक पहुंचना और उसको जाके निशाने पे लगना, और एक वहां पर हाई ऑफिशियल वहां पे मारा गया है जो उनका सीनियर ऑफिसर था वहां पर, जो वहां की रिहाइशगाह पर था। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी है। और जहां तक आपका सवाल है कि आइंदा फ्यूचर में क्या कुछ ऐसा हो सकता है, देखिए ये जंग है, अगर इस जंग में बाय चांस अगर इसराइल को याह्या सिनवार जो है वो मिल जाते हैं मैदान जंग में, वो लड़ते हुए और फिर वो शहीद हो जाते हैं, इसमें कोई इसराइल की कामयाबी तो नहीं है। लेकिन अलबत्ता यहाँ पर ये जरूर है कि अब इन शहादतों के बाद रास्ता खुला हुआ है, सारे ऑप्शन मेज के ऊपर है। इस्लामी मुजाहमत ये कह चुकी है कि हम इससे बड़े ऑप्शन के ऊपर जाने वाले हैं, और ये कह दिया गया है कि तमाम ऑप्शन है। मुमकिन है कि वजीर दिफा जाए, मुमकिन है कि नेतन्याहू, लेकिन ये हमें देखना है कि किस वक्त और किस तरह
ये होगा, ये अभी कबल वक्त है कहना कि आया क्या ऐसा ही होगा या ऐसा नहीं होगा। मुमकिन है कि इससे कोई बड़ा कोई कारनामा हो जाए, ये भी मुमकिन है। लिहाजा ये एक ऐसी जंग है जो कि तवील मुद्दती जंग है, जो कि बड़ी सब्र आजमा जंग है मुदामती तहरीकों के लिए। हमास और हिजबुल्लाह जैसी जो तहरीकें हैं जो इस वक्त बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं, और कुर्बानियों के साथ वो लेकिन डॉक्टर साहब आपने अच्छी बात कही, एक लफ्ज आपने इख्तियार किया कि तवील जंग है। तो आप समझते हैं कि ये तवील जंग जो है ये मशरिक वस्ता के लिए और इनके हालात को देखते हुए ये तवील जंग जो है ये बेयर की जा सकती है, या आप समझते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निगोशिएट करना ही पड़ेगा? जी हाँ, देखिए ये इसका जवाब भी हमें वो कल ही मिल गया है। जिस वक्त याह्या सिनवार शहीद हुए हैं उसके बाद सारा दिन हमास की क़यादत जो है वो हिलास में थी, और यहाँ पर बड़ी तवील गुफ्तगू के बाद जब खलील हैया ने पहला स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने वादे तौर पर ये कहा है कि बगैर फलस्तीनी कैदियों के कोई मुआहदा नहीं होगा। अब अगर 12-13 महीने के अंदर अभी तक एक ही लाइन के ऊपर हम बैठे हुए हैं और उसके ऊपर वो इसराइल मुसलसल जो है वो पीछे होता चला जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुनिया को भी समझ लेनी चाहिए कि जब तक फलस्तीनी कैदियों का ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक तबादला नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत इस मार्के को नहीं रोक सकती। ये मार्का एक तारीखी एक मार्का है जो आज से पहले कभी तारीख में नहीं देखा गया, जो 7 अक्टूबर को हुआ है। और ये सिर्फ तूफान अक्सा, मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ फलस्तीन का नहीं, ये इसने पूरी इंसानियत को बेदार कर दिया है, और अब ये अपनी अगली जहतों को तय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जबकि इसराइल ये समझता है कि याह्या सिनवार को कत्ल करके शायद हमास खत्म हो गई। आज ये बातें हो रही है पूरे उनके मीडिया पे, लेकिन मैं बताऊं आज से वो 90 साल पहले हमास के जो रूहानी पेशवा हैं शहीद इज़्ज़ुद्दीन कस्साम, जब उनको कत्ल किया गया था तो भी वो ये समझते थे कि जो फलस्तीनी मुज़ाहमत है वो खत्म कर दी गई है, लेकिन मुज़ाहमत आगे बढ़ी और उसने आगे चलकर हमास की शक्ल इख्तियार कर दी। उससे पहले शहीद फतेह शकाकी को शहीद किया गया, शहीद अहमद यासीन को शहीद किया गया। जी बिल्कुल, एक लंबी फहरिस्त है डॉक्टर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये तो रास्ता नहीं रुकने वाला है। ठीक है, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर रह गया डॉक्टर साहब। मैं जरा काशिफ साहब हमारे साथ हैं तो बस उनसे भी लास्टली इस बात पर ओपिनियन ले लूं। काशिफ साहब, जिस जानिब डॉक्टर साबुर अबी मरियम साहब तस्करा कर रहे हैं, नासिर अब्बास साहब ने भी यही बात कही है, लगभग सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी यही, कि आपको भी लगता है कि क्या ये कलेक्टिव एफर्ट जो हो रही है बज़ाहिर तौर पर तो हमें नजर आ रहा है कि फलस्तीन, लबनान बराह रास्त और ईरान बराह रास्त यहाँ पर उनकी फोर्सेस मौजूद हैं, नेतन्याहू के घर पर आज होने वाला हमला, क्या इसको हम ये फोर्सी कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ी कार्रवाई इन तीनों फोर्सेस की जानिब से अमल में आ सकती है और वो अचीवमेंट होगी इनकी शायद? जी बिल्कुल, इसका जवाब मैं आपको इस आज के हमलों के बाद की जो इसराइल से के अंदर से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें देता हूं। उसमें ये कहा गया कि आज जब हिजबुल्लाह के ड्रोन ने नेतन्याहू के घर पर कामयाबी से उसे स्ट्राइक किया, तो उसके बाद इसराइल की जितनी भी अहम शख्सियात हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसकी वजह ये है कि ये जो ड्रोन है, जो हिजबुल्लाह का ये जो कैमकाज़ी ड्रोन है, खुद कुछ ड्रोन है, ये लो फ्लाइट करता है और ये आयरन डोम को मुसलसल पहली दफा नहीं है, बेंजामिनिया में यह किया हुआ, उससे पहले गोलान हाइट्स में हुआ, और अब ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर के घर को हिट करना, इट मींस कि जो आयरन डोम सिस्टम है वो इसका जो लो फ्लाइट की वजह से इसे डिटेक्ट नहीं कर रहा, और इसका जो सिग्नेचर है, जो रडार पे सिग्नेचर आता है वो बहुत कम होता है। हाँ। इस वजह से, क्योंकि जब ये पूरी मुज़ाहमत के पास, हिजबुल्लाह के पास, हमास के पास, लबनानी मुज़ाहमत के पास भी, इराकी के पास, खुद ईरानियों के पास बड़ी तादाद में ये कैमकाज़ी ड्रोन्स है, तो ये इम्कान है कि वो कामयाबी से किसी को हिट कर सकते हैं और उसमें इसराइली की बड़ी शख्सियत जो है वो मारी जा सकती है। अच्छा, एक आपके सना आपके वो जो आपका क्वेश्चन था कि हमास क्यों जो है वो खत्म नहीं हो सकती, तो उस पे मैं सिर्फ कमेंट एक मुख्तसर सा देना चाहूंगा। देखिए, हमास इज एन आइडियोलॉजी, ठीक है, यू कैन डिस्ट्रॉय एन ऑर्गेनाइजेशन बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन आइडियोलॉजी। दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो जी हमास एक नजरिया है, अभी आप ये इसको डिस्ट्रॉय कर दें, ये किसी और शक्ल में जो है वो सामने आ जाएगी और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। तो मुज़ाहमत खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि इसराइल का जो इलीगल ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन खत्म हो, ताकि वो जो सूरत हाल है जिससे मुज़ाहमत जन्म लेती है वो एनवायरनमेंट खत्म होगी, तो तब उसमें से, अदरवाइज इसी मुज़ाहमत में से मजीद याह्या सिनवार निकलेंगे, इसी मुज़ाहमत में से मजीद फवाद शुक्र निकलेंगे, इसी मुज़ाहमत में से मजीद सैयद हसन नसरुल्लाह निकलेंगे, और इसराइल हमेशा मुश्किल में रहेगा। काशिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। डॉक्टर साबुर मरियम साहब, ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे जरा तवील गुफ्तगू होती, लेकिन इंशाअल्लाह
देखते हैं कि रुख इख्तियार करते हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर। हमारी तो कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक अपडेट ज़रूर पहुँचाएँ। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन आज के इस हमले के बाद एक मरतबा फिर जिसे कहते हैं तशवीश की लहर है इसराइल के अंदर। आज मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी और मेरे ख्याल आपने मीडिया के हेडलाइंस में भी देखा होगा कि इसराइल के मीडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की सूरत हाल जो पैदा हो रही है इस ड्रोन हमले के बाद उसको नशर ना किया जाए, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन इससे बढ़कर क्या हो सकता है आने वाला वक्त ये बताएगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।